Okay, practical implementation of random forest. For that, we will create a new file और इसका नाम हम रख देते हैं, for example, random forest practice. ठीक है. Now, for random forest, what we need to do? You need to basically import some different modules. जैसे कि आपके पास import हमें pandas चाहिए, तो हम यहाँ पर pandas import कर लेते हैं. import pandas as pd. हमें matplotlib भी चाहिए होगा, तो हम जरा matplotlib dot pyplot इसको जरा import कर लेता हूँ मैं. उसके अलावा मुझे यहाँ पर cbon भी चाहिए, SNS, और मुझे यहाँ पर import sklearn reentry क्यों चाहिए, from sklearn dot. Okay, all these ensemble algorithms या फिर models can be found from sklearn dot ensemble. इंपोर्ट आपके पास यहाँ पर आपको रैंडम फॉरेस्ट मिल जाएगा. ठीक है, आपको यहाँ पर एडा बूस्ट मिल जाएगा, आपको यहाँ पर कैट बूस्ट मिल जाएगा, आपको यहाँ पर जीडी बूस्ट भी मिल जाना चाहिए. ग्रेडियंट बूस्टिंग यानी आपका ग्रेडियंट बूस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा. तो वॉट एवर यू वॉन्ट टू यूज, गेट ऑल दीज ensemble algorithms will be available in sklearn.ensemble. हमें फिलहाल अभी रैंडम फॉरेस्ट पे काम करना है, तो मैं इसमें से रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर भी है और रिग्रेसर भी है. ठीक है, तो अगर आपको रिग्रेशन के ऊपर काम करना है तो आप रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर अप्लाई कर सकते हो. अगर आपको क्लासिफिकेशन डेटा के ऊपर काम करना है तो आप रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर यूज कर सकते हो. बहुत सारा अवेलेबल, जिस पे भी आपने काम करना है आप इसको यूज कर सकते हो. डिपेंड्स ऑन योर डेटा. अगर आप कंटिन्यूस वैल्यू को प्रिडिक्ट कर रहे हो तो रिग्रेशन पे चले जाओ. अगर आप कैटेगरीज को प्रिडिक्ट कर रहे हो तो आप क्लासीफायर कर सकते हो. सिंपल इज दैट. नाउ हेयर यू कैन सी दैट हमारे पास यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है. अब जरा हम एक डेटा सेट ढूंढते हैं, कोई अच्छा सा डेटा सेट के ऊपर हम काम करें. तो आज हम एक डायबिटीज प्रिडिक्टिव डेटा मैंने इसके अंदर अपलोड किया था ना. इसको बाद में डालते हैं, फिलहाल यूज कर रहे थे डायरेक्ट. ओके, वी हैव आवर डेटा फ्रेम which is equals to, यहाँ पर हमने बता दिया pd dot read csv, and in this we are going to provide our diabetes prediction dot dataset dot csv. लेट्स सी हमारे पास यहाँ पर डेटा किस तरीके से आता है. नाउ हेयर यू कैन सी दैट हमारे पास डेटा अवेलेबल है, जिसके अंदर हमारे पास डायबिटीज मेरे ख्याल से 0 और 1 के हिसाब से ही होगा. जरा मैं चेक कर लेता हूँ एक दफा. डॉट डायबिटीज डॉट यूनिक, तो 0 और 1 पर है. ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका y की क्या होगा और आपके x फैक्टर्स क्या होंगे. डायबिटीज जो है आपका डायबिटीज, ठीक है, वो आपका क्या होगा, y कहलाएगा. बाकी सारे जितने भी हैं वो आपके पास जेंडर को निकालना चाहे निकाल सकते हैं. अगर आप इनकोड करना चाहे तो इनकोड भी कर सकते हो इनटू. इफेक्ट कोई भी नहीं पड़ेगा क्योंकि वो इतना रिलेट नहीं कर रहा. जरूरी नहीं है आजकल तो भाई.
नहीं, इंटरनेट की बात नहीं, आप अमेरिका में थोड़ी रहते हो, वहां पर आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल आ, यहाँ पे बेचारी हमारी औरतें हैं सबका बिल्कुल कॉमेडी सी बनी हुई है आजकल की। बाकी पहले का दौर अलग था, पहले था भाई खाने पीने वाला। हाँ भाई, आज तो पहले ही सर बांधे हुए होते हैं, लेटे पड़े हुए हैं, ये सनवी सी, वो क्या कहते हैं, अमेरिका में बिल्कुल होता है। वैसे भी जनरली भी, हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर भी आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर आप इसको निकाल भी दोगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ज्यादा रिलेट नहीं कर रहा है, बहुत कम रिलेट कर रहा है। बट यू शुड बेसिकली इनकोड ऑल दीज थिंग। जैसे कि आपके पास स्मोकिंग हिस्ट्री है, अगर आप इसको निकालना चाहे आपकी मर्जी है, आप उसको इनकोड करना चाहो आपके ऊपर है, ठीक है, क्योंकि आपको इसको इनकोड करना चाहिए, बिकॉज हार्ट अटैक की कहीं ना कहीं स्मोकिंग बहुत जिम्मेदार है। तो जरा इसको भी, तो सॉरी, ये तो डायबिटीज है ना, डायबिटीज में स्मोकिंग का क्या काम, हार्ट अटैक में है। हाँ, इसको निकालना चाहे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें अगर फॉर एग्जांपल ड्रॉप करना है इसको, तो इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0 1 2 3 4। तो मैं जरा इसको ड्रॉप कर देता हूँ। 6 कैटेगरीज का है, 2 है, तो निकाल रहा हूँ ना मैं उसको, ठीक है। तो ड्रॉप, और यहाँ पर हमने, सॉरी क्या नाम है इसका, हाँ ये भले रहे इसका, एक्सेस इक्वल्स टू 1। उसको इनकोड कर रहा हूँ ताकि कुछ स्टूडेंट्स कल नहीं थे ना, उनको इनकोडिंग समझ में आ जाए। नाउ हियर यू कैन सी एक्सेस तो 1 कर दिया मैंने, लेकिन साथ में मैंने इसको इन प्लेस नहीं किया। एक्सेस 1 क्यों किया मैंने, कॉलम उड़ाना, हाँ यूज कर सकते, पर इसमें नहीं होगा ड्रॉप में, ड्रॉप ऐसे नहीं होगा, फिर आपको लोकेशन के हिसाब से करना। इज दैट ट्रू, ठीक है, समझ में आ गया। आपके पास डीएफ में से आपका जो क्या कहते हैं स्मोकिंग हिस्ट्री वाला है वो रिमूव हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू इनकोड दिस, तो मुझे जेंडर को इनकोड करना है, और जेंडर को इनकोड करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, लेबल इनकोडर। अब लेबल इनकोडर हमें कहां से मिलेगा, तो लेबल इनकोडर मिलेगा फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग क्यों नहीं उठा रहा, अच्छा मैं ये बोलूँ, फ्रॉम प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट लेबल इनकोडर, ये आपके पास इंपोर्ट हो गया। लेट्स क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ इनकोडर, तो मैं यहाँ पे हमारा इनकोडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, जिसमें हमने इसको लेबल इनकोडर क्रिएट कर दिया। ये ऑब्जेक्ट आपके पास आ चुका है। नाउ वी वांट के हमारा जो जेंडर वाला पोर्शन, उसका जेंडर ही नाम है ना, df जेंडर विच इक्वल्स टू, हमें यहाँ पे चाहिए इनकोडर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, और इसके अंदर हम, अच्छा फिट ट्रांसफॉर्म क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे रिजल्ट्स भी तो वापस चाहिए। तो अगर आप सिर्फ फिट करोगे तो फिर दोबारा आपको उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। फिट ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, उसको चेंज करके रिजल्ट्स वापस निकाल के आपको प्रोवाइड कर देगा। लेट मी शो। जब आपने सिर्फ फिट किया ना, फॉर एग्जांपल, आपको पता है फिट का मतलब क्या है, फिट का मतलब होता है ट्रेन करना ना, ऐसे ही है ना। तो अब ट्रेन क्या करेगा, ये क्या करेगा, आपने इसको जो भी कॉलम या जो भी आप इसको प्रोवाइड करते हो, जैसे कि मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया हमारा df डॉट जेंडर। अब ये सबसे पहले इसको रीड आउट करेगा। रीड क्या करेगा, देखेगा इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कैटेगरीज कितनी है। इसने बोला भाई 2 है, 2 है, तो उसके हिसाब से इसने 0 और 1 चूज कर लिया, अभी बनाया नहीं है, चूज किया है, चूज कर लिया इसने। अब आपने क्या किया, इसी इनकोडर को अगर आपने कहा भाई इनकोडर डॉट ट्रांसफॉर्म, और ये आपको पूछेगा
वैल्यू, तो आप इसको प्रोवाइड कर दो। नाउ हियर यू कैन सी इसने इसको ट्रांसफॉर्म करके आपको वैल्यूज को मेल को 0 या फिर फीमेल को 0 मेल को 1 कन्वर्ट करके आपको रिटर्न दे दिया। ये दोनों काम मैं एक ही साइड पे कर रहा था, ट्रेन करो, ट्रांसफॉर्म करो और रिजल्ट रिटर्न कर दो। तो इसलिए हमने फिट ट्रांसफॉर्म यूज किया था, तो आप यूज करना चाहो यूज कर सकते, ठीक है। तो आप इसको दोबारा करें तो मैं ऐसे करना चाहूँ वैसे कर दो, ठीक है, मैंने इसको ऐसे कर दिया, तो आप लोग इस तरीके से यूज करना चाहो यूज कर सकते हो। अब वही तो बताया था फिट ट्रांसफॉर्म, वो कर देता हूँ। फिट ट्रांसफॉर्म, दैट्स इट। और इसमें हम इसको रिटर्न करते हैं और इसमें स्टोर करेंगे हमारे TF जेंडर। नाउ योर TF जेंडर इज इनकोडेड हियर, यू कैन सी दैट जो आपका मेल था वो आपका 0 हो गया, जो फीमेल है वो आपका 1 हो चुका है। आई होप समझ आ गया उसमें, इसमें कोई सवाल तो नहीं, इसलिए उसने ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट कर दिया। अब आपका डेटा तो रेडी है, बट स्टिल यू नीड टू सी कि आपके पास कहीं नल वैल्यूज तो अवेलेबल नहीं है, तो नल वैल्यू कैसे की जाएंगी। डॉट, नाउ हियर यू कैन सी आपके पास कोई भी वैल्यू नल अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। नाउ आई नीड टू स्प्लिट दिस, और स्प्लिट करने के लिए मैं सब चीज साथ साथ इंपोर्ट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को साथ साथ याद भी रहे कि क्या चीज किस पे काम आ रही है। तो स्प्लिट करने के लिए हमें फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इंपोर्ट करें। यहां पर हम हमारा एक्स ट्रेन कॉमा एक्स टेस्ट वाई ट्रेन कॉमा वाई टेस्ट इक्वल्स टू ट्रेन टेस्ट डेटा। इसको आपने एक्स एंड वाई प्रोवाइड करना है, एक्स एंड वाई तो हमने अलग किए, इसको भी अलग कर लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू में हमें क्या चाहिए, इक्वल्स टू tf डॉट आई लोकेशन, सारी रोज चाहिए हमें और बाकी सारे कॉलम चाहिए, सो आई -1 यानी लास्ट कॉलम छोड़ के। वाई में हमें क्या चाहिए, सारी रोज चाहिए, सिर्फ कॉलम चाहिए आखिरी वाला। ये एक्स एंड वाई आपके पास आ गया, और अब इसको भी हम प्रोवाइड कर देते हैं हमारा एक्स कॉमा वाई, और आपका जो टेस्ट स्प्लिट होगा उसमें मतलब टेस्ट साइज, फॉर एग्जांपल आई वांट टू यूज 0.3 एंड रैंडम स्टेट ऑलमोस्ट, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, आज 40 कर लेते हैं। रैंडम स्टेट आपका 40 रख दिया मैंने, आपके डेटा स्प्लिट हो चुका है इनटू ट्रेन एंड टेस्ट। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एक्स ट्रेन चेक करना चाहो तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये आपका एक्स ट्रेन हो गया और ये आपका वाई ट्रेन हो गया, ठीक है। नाउ फॉर रैंडम फॉरेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ योर रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर। तो मैं यहाँ पे इसको random forest classifier is equals to again और यहाँ पे हम लिखते हैं हमारा रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, आप अपने रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर को अब ट्रेन कर सकते हैं, और ट्रेन करने के लिए आप क्या यूज करोगे, डॉट फिट, और फिट के अंदर आपने प्रोवाइड कर देना है आपका एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन। Now here you can see आपका random forest classifier is basically training और अभी ट्रेन हो चुका है। Now
लेट मी सी कि हमारे पास जो इसको प्रिडिक्ट करना है, तो प्रिडिक्ट करने के लिए आप क्या यूज करोगे, डॉट प्रिडिक्ट, और प्रिडिक्ट के अंदर मुझे चाहिए एक्स टेस्ट ना, ठीक है, वाई तो लेना नहीं है ना हमें, तो इसको हम रखते हैं टेस्ट प्रिडिक्ट के नाम से। ये आपका प्रिडिक्ट हो गया। एक्यूरेसी मैट्रिक्स यूज करने हैं मुझे, डिफरेंट मैट्रिक्स आप यूज कर सकते हो, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, फ्रॉम sklearn डॉट, कहां से मिलेगा, मैट्रिक्स में से, मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स इंपोर्ट, हमें एक्यूरेसी चाहिए, हमें प्रिसीशन चाहिए, हमें रिकॉल चाहिए, हमें F1 चाहिए, और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट चाहिए, ठीक है। फिर आपके पास एक्यूरेसी वगैरह आपने इंपोर्ट कर ली है, तो चेक द एक्यूरेसी, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ हमारी एक्यूरेसी, दिस इज आवर टेस्टिंग एक्यूरेसी। तो टेस्ट एक्यूरेसी आपके पास कितनी आती है, उसके लिए हम यूज करेंगे एक्यूरेसी स्कोर, और यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रोवाइड करना है आपका एक्चुअल वाई, विच इज वाई टेस्ट कॉमा टेस्ट, दिस इज योर 0.96 is the testing accuracy of diabetes prediction. 96% accuracy ये निकाल के दे रहा है on the basis of our data. Now for example, if you want to predict training accuracy, you can predict the training accuracy. इसको हम और बढ़ा भी सकते हैं. How we can increase it? We can change the parameters, जिसको आप कहते हो hyper parameter tuning. पैरामीटर्स हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट के कौन कौन से हैं, यू कैन सी फ्रॉम योर sklearn डॉक्यूमेंटेशन, तो आप वहां से देख सकते हो, हियर यू कैन सी दैट रैंडम फॉरेस्ट के पैरामीटर्स आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। नंबर 1 पैरामीटर इज द नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स। व्हाट डज इट मीन्स? नंबर ऑफ डिसीजन ट्रीज, मतलब कितने नंबर ऑफ डिसीजन ट्रीज आपने बनाना है। बाय डिफॉल्ट ये कितने बना रहा है, 100. It's up to you. You can create 200, you can create 300, you can create thousands of decision trees, but again it will take time. Why? Because जितना आप इसके अंदर एस्टिमेटर्स बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा टाइम आपका कंज्यूम करता जाएगा, डेटा भी बड़ा है काफी, तो आप इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो क्योंकि डेटा आपके पास अच्छा खासा है। उसके बाद आपके पास अगेन ये यू कैन सी दैट क्राइटेरियन आपके पास यहाँ पर नजर आ रहा है। क्राइटेरियन बेसिकली लास्ट टाइम हमने देखा था क्या था कि भाई एंट्रोपी अगर आप यूज करते तो ये एंट्रोपी के बेसिस के ऊपर काम कर रहा था। गिनी यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही इसने बाय डिफॉल्ट यूज किया हुआ है। अगर आपको एंट्रोपी यूज करना है आप इसको एंट्रोपी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि रैंडम फॉरेस्ट अगेन डिसीजन ट्री पे चलता है, तो जो डिसीजन ट्री के पैरामीटर्स है वो आपको यहाँ पर लाजमी मिलेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ सैंपल्स यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, सैंपल स्प्लिट। नंबर ऑफ सैंपल स्प्लिट कितने यहाँ पे यूज हुए हैं बाय डिफॉल्ट? 2, 5। व्हाट डज इट मीन्स कि हर सैंपल के 2 स्प्लिट होंगे। ट्री में क्या हो रहा था, एक रूट नोड 2 स्प्लिट, रूट नोड 2 स्प्लिट, इसको आप कहते हो नंबर ऑफ स्प्लिट्स। जितनी आपकी कैटेगरी ज्यादा होंगी आपको नंबर ऑफ स्प्लिट्स भी चेंज करना पड़ेगा। अभी आपके पास बाइनरी है, बाय डिफॉल्ट 2 बहुत है। अभी भी अगर आप 3 करते हो नंबर ऑफ सैंपल्स तो वो किसी दूसरी कंडीशन के हिसाब से उसको स्प्लिट करता रहेगा जब तक आखिर में आपके पास लीफ नोड तैयार नहीं होते, ठीक है। वी हैव मिनिमम सैंपल लीफ, मतलब एटलीस्ट लीफ नोड, एक लीफ नोड जब तक नहीं बनता तब तक तो इसने स्प्लिट करना ही करना, जब तक एक लीफ नोड नहीं बनता, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमम फीचर्स हैं, आप स्क्वायर रूट यूज कर रहे हो, और भी बहुत मैक्सिमम लीफ नोड्स हैं कितने बनने चाहिए। अगर आप कह रहे हो भाई मैक्सिमम 2 बनाओ तो बहुत है, अगर 2 बन जाए स्टॉप हो जाओ।
नहीं, ये स्प्लिट है। नहीं, स्प्लिट कर रहा है, तोड़ रहा है। दोनों क्यों नहीं दे सकते आप? लीफ नोड का मतलब क्या था? फिर वही बात ना, देखो लीफ नोड का मतलब क्या है, जब उसके अंदर सारे एक ही कैटेगरी के डेटा नहीं आ जाता। स्प्लिट इज समथिंग एल्स। स्प्लिट है कि जब आपके पास इम्प्योर स्प्लिट हुआ है, उसको और स्प्लिट करना है ना मुझे। इम्प्योर नोड है ना आपका फर्स्ट नोड, उसको स्प्लिट करोगे तो दो हिस्सों में तोड़ रहा हूं, आपको 4 में करना है, आप 4 में कर दो। लेकिन उन 4 में से एक भी लीफ नोड बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो दोबारा स्प्लिट करेगा, जब तक एक लीफ नोड नहीं बनता। एक लीफ में मतलब एक कैटेगरी का डेटा एक लीफ में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हो। जैसे कि आपके पास सीसीपी अल्फा की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट, जैसे कि यहाँ पे हमने किनी यूज किया हुआ, आप एंट्रोपी के ऊपर भी यूज कर सकते हो, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू चेंज अ पैरामीटर, जैसे कि मैं यहाँ पर एक पैरामीटर चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम दे रहे नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स का, आपके पास 100 था, मैं यहाँ पे देता हूँ 200 फॉर एग्जाम्पल। लेट्स सी क्या हमारे पास 200 में कोई फायदा होता है। यू कैन ऑब्जर्व दैट व्हेन वी हैव चेंज द नंबर ऑफ एस्टिमेटेड, इट इज टेकिंग मच टाइम देन बिफोर। पहले थोड़ा सा जल्दी हो गया था, अभी थोड़ा सा इसने टाइम और लिया है फॉर ट्रेनिंग, ठीक है। अच्छी हमारे पास एक्यूरेसी कितनी आती है, 96 0.968, मतलब 96.8। पहले क्या था, 96.3 था। थोड़ा सा तो फर्क आया है, लेकिन ये हमारे लिए इतना फर्क नहीं है। थोड़ा और चेंज करके देखते हैं, मैं इसको 300 पे ले जाता हूँ। नहीं, फिर कभी कभी तो ऐसा जरूरी नहीं है। क्या किया तुमने? वो तो ठीक है। नाउ हियर यू कैन सी आपके पास 9683 पे आ गया, ठीक है। और भी इंक्रीज करना चाहो कर सकते हो, लेकिन कहने का मकसद मैं कब तक चलाता रहूंगा इसको। तो आप इसके ऊपर ग्रिड सर्च सीवी अप्लाई कर सकते हो। तो अब आपने करना क्या है, मैं आपको एक और डेटा सेट प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपने उसके ऊपर डिसीजन ट्री भी अप्लाई करना है और रैंडम फॉरेस्ट दोनों अप्लाई करना है, दोनों को कंपेयर करना है। और इन दी एंड रैंडम फॉरेस्ट के ऊपर आपने हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग यूज करनी है बाय यूजिंग ग्रिड सर्च सीवी, जिसके अंदर आप नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स का चेंज करो, मैक्स डेप्थ का जो पैरामीटर था आप उसको चेंज करो, ठीक है। और आपके यहाँ पर एंट्रोपी और गिनी दोनों पे चेक करवाओ बाय यूजिंग ग्रिड सर्च सीवी। फाइंड which parameter is the best parameter for your current data set. Simple. Okay. एज अदर स्टूडेंट, काफ़ी स्टूडेंट्स ने बेसिकली इसके अंदर काम किया भी, और किसी के पास 90% एक्यूरेसी आ रही है, किसी के पास 91% एक्यूरेसी आ रही है ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। आपने डिफरेंट पैरामीटर्स को यूज़ किया है। मैंने थोड़ा सा इस प्रोसेस को ऑप्टिमाइज कर दिया है, द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग। वाई? क्योंकि जहाँ पर आप वन बाय वन एक एक कॉलम को यूज़ कर रहे हो, तो देखो कोशिश किया करो जो जो फंक्शंस हमने पढ़े हैं उन फंक्शंस को यूज़ करने की कोशिश करें। हमने डॉट अप्लाई फंक्शन पढ़ा था, अप्लाई फंक्शन का काम किया था पूरे के पूरे किसी भी कॉलम के हर एक एलिमेंट के ऊपर वो अप्लाई कर देगा। तो हमने यहाँ पर सिंपली क्या किया कि एक फंक्शन है जिसका नाम है सिलेक्ट डेटा टाइप्स। सिलेक्ट डेटा टाइप क्या करता है कि जैसे आप स्लाइसिंग करते हो ना, उसी तरीके से सिलेक्ट डेटा टाइप भी स्लाइसिंग करता है। लेकिन ये स्लाइसिंग क्या करता है, ये ऑन दी बेसिस ऑफ डेटा टाइप्स पे स्लाइसिंग करता है। आपको कौन कौन सी डेटा टाइप चाहिए, इसने कहा भाई सिलेक्ट डेटा टाइप, ऑब्जेक्ट चाहिए इसका ऑब्जेक्ट आ गया, आपको इंटीजर चाहिए ये इंटीजर वाले डेटा आपको दिखा देगा। हमें वो देखना है जो ऑब्जेक्ट है, वो मिल गए। डॉट अप्लाई का फंक्शन हमने स्टार्ट किया। अगर आप खुद नजर आ रहा है, वैसे देखा जाए यहाँ पर जो हमारा कंप्लीट डेटा सेट था, इस डेटा सेट के अंदर आई डोंट थिंक सो कि हमारे पास कोई इंटीजर वैल्यू है, कोई भी वैल्यू इंटीजर नहीं है, ठीक है। सारी की सारी वैल्यूज ऑब्जेक्ट ही थी। तो ये सिलेक्ट डेटा टाइप वाला फंक्शन अगर आप यूज नहीं भी करते हो तो कोई इशू नहीं। कौन सी?
कहाँ इंटरवल? ये देखो पूरा है 3-6, 3 to 6, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है ना, तो ये टाइप है ना, जो 3 से लेकर 6 तक की उसकी क्लास ड्यूरेशन होगी, 1 से लेकर 3 तक की क्लास ड्यूरेशन होगी। जब एक आपका कॉलम का डेटा टाइप होता है ना, सिर्फ एक सेल का थोड़ी होगा, ठीक है। तो अगर इस टाइप के डेटा पे अगर आप लोग डायरेक्ट डॉट अप्लाई फंक्शन भी यूज करना चाहो तो वो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट के अलावा वाला कोई भी डेटा टाइप नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी क्योंकि आपको वही चेंज करना है जो ऑब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट डेटा टाइप विथ ऑब्जेक्ट कर दिया है। नाउ इन दिस वी हैव यूज इनकोडर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म। अच्छा, एक सवाल आपका आ सकता है कि सर अभी तक हमने जब भी कोई फंक्शन यूज किया था, फिर कह रहे हो कि सर समझ नहीं आ रहा। जब आप लोग अभी तक एक सवाल कर सकते हो कि सर हम जब भी कोई फंक्शन यूज करते हैं तो हम पैरेंथेसिस लाजमी लगाते हैं, यानी सर्कुलर ब्रैकेट्स। व्हाई यू डज नॉट हैव प्रोवाइडेड सर्कुलर ब्रैकेट्स हियर? एग्जैक्टली, जब यहाँ पर अप्लाई फंक्शन है, बेसिकली हम फंक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। अब फंक्शन कोई पैरामीटर गेट कर रहा होता है तो ये अप्लाई फंक्शन उसको पैरामीटर दे देता है। अगर आपने इसको कॉल फंक्शन कॉल की तरह यूज किया तो ये आपसे मांगना शुरू कर देगा। So at the time of apply, you just need to use the function name itself. That's it. आपने सिर्फ फंक्शन का रेफरेंस देना है, उसको फंक्शन का नाम प्रोवाइड करना है। फंक्शन का नाम आपने प्रोवाइड कर दिया, ये खुद ही क्या करेगा, यहाँ से एक एलिमेंट उठाएगा, उसको देगा, उसको पहले फिट करेगा, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करेगा, फिर फिट करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा, फिट करता जाएगा, ट्रांसफॉर्म करता जाएगा, और आपके पास वैल्यूज आ जाएगा। Once it is fit and transformed, हमने यहाँ पर x और y को अलग अलग स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने के बाद हमने यहाँ पर ट्रेन एंड टेस्ट को स्प्लिट किया और हमारा एक रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर बन गया। ग्रिड सर्च सीवी में पहले भी काम कर चुका हूँ, बट स्टिल जो है ना, एक दो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पूछ रहे थे कि सर हम लोग आ नहीं पाए थे या किसी वजह से हमने ग्रिड सर्च सीवी वाला क्लास अटेंड नहीं किया है, तो उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ग्रिड सर्च सीवी काम कैसे करती है। ग्रिड सर्च सीवी का मतलब होता है आप यहाँ पर एक पैरामीटर ग्रिड तैयार करते हो, इन्हीं पैरामीटर्स को खुद ही चेंज करता है। इन दी एंड जिन पैरामीटर्स के ऊपर बेस्ट रिजल्ट आपके पास आ रहा है, वो बेस्ट रिजल्ट आप मुझे मतलब रिटर्न करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक पैरामीटर ग्रिड तैयार किया। पैरामीटर ग्रिड क्या होता है? नथिंग बट योर डिक्शनरी, जिसमें आपने कीज वो रखनी है जो आपके पैरामीटर्स के नाम है। अच्छा, एक चीज और है, अभी एक स्टूडेंट्स ने भी इन्होंने किया हुआ था, जिस एस्टिमेटर के बारे में आप बात कर रहे हो उसी एस्टिमेटर के पैरामीटर्स आपने चेंज कर लिखने हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आप इसके अंदर लॉजिस्टिक रिग्रेशन के पैरामीटर यूज कर रहे हो, वो रैंडम फॉरेस्ट को दे रहा होगा, वो तो बोलेगा इसका तो कोई पैरामीटर ही नहीं है हमारे पास। तो वो चेक करना है आपने, वो कहाँ से मिलेगा आपको? आपको यहाँ से इसकी डॉक्यूमेंटेशन में सारे पैरामीटर्स अवेलेबल हैं, आप इनमें से कोई भी पैरामीटर दे सकते हो। की ऑफ द पैरामीटर के बाद आपने साथ में इसको वैल्यू के नाम पर एक लिस्ट अप्लाई कर दी। लिस्ट मतलब दीज आर दी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ दैट सेम पैरामीटर। पहले 200 पे चेक करो, फिर 400 पे चेक करो, फिर 500 पे चेक करो, फिर 1000 पे चेक करो, जितने भी नंबर ऑफ एस्टीमेट अलग अलग चेक करो, जिस पे अच्छा आएगा उस पर रिजल्ट निकालो। अब फॉर एग्जाम्पल 200 विथ गिनी विथ 3 मिनिमम सैंपल्स, ठीक है, रिजल्ट आया। अब नेक्स्ट में क्या होगा? 200 विथ इंट्रोपी विथ 3 नंबर ऑफ सैंपल्स। उसके बाद दोबारा क्या करेगा ये? फिर ये 200 विथ गिनी विथ 4 नंबर ऑफ सैंपल्स। तो ये सबसेट्स करता जाएगा, तभी इसने इतना टाइम लिया है। करता जाएगा जब तक आपके पास बेस्ट पैरामीटर्स मिल जाते हैं। नाउ हियर यू कैन सी आपके पास इसने ट्रेन कर दिया है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो आपके पास बेस्ट पैरामीटर्स ये क्या बता रहा है? एंट्रोपी और 1000 नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स एंड मिनिमम सैंपल्स ऑफ स्प्लिट ऑफ 3। बट स्टिल ये अगर आपको ये हर जगह नजर नहीं आएगा इस टाइप की चीज, ठीक है। ये आपको नॉर्मली आपके क्या कहते हैं जुपिटर और कोलैब पे नजर आएगा। बाकी अगर आप इसको .py की फाइल में बनाओगे तो इस तरह से कोई रिजल्ट नहीं आता। तो अगर फॉर एग्जांपल हमें चाहिए बेस्ट पैरामीटर, सो यू कैन गेट फ्रॉम योर ग्रिड जो भी आपने बनाया है अभी, और
ग्रिड है ना इसका नाम, RF ग्रिड डॉट बेस्ट पैरामीटर्स। नाउ हियर यू कैन सी इट शोज ऑल ऑफ दैट। ठीक है, आप इसी के जरिए प्रिडिक्ट भी करवा सकते हो। तो अगर आप प्रिडिक्ट करना चाहो, अच्छा एक और चीज मैंने इसके अंदर लिखना भूल गया, अगर आपको यहाँ, अच्छा एक चीज ये भी समझने की कोशिश करें, व्हाट इज CV हियर, क्रॉस वैलिडेशन। ये क्या करेगा, आपके ट्रेनिंग सेट के भी 5 टुकड़े कर देगा, उसमें से फिर एक पे ट्रेन करेगा, एक पे चेक करेगा कि हमारे पास रिजल्ट बेहतर आया नहीं आया, फिर दोबारा ट्रेन करेगा, उसमें क्या करेगा, अब उसको छोड़ के दूसरा एक पार्ट उठा लेगा, उस पर ट्रेन करता जाएगा। क्रॉस वैलिडेशन में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ उसी के, इसलिए हमने यहाँ पे CV में 5 लिख दिया। इसमें एक चीज और मैंने ऐड नहीं की, दैट वाज स्कोरिंग। ठीक है, स्कोरिंग के अंदर अगर आप एक्यूरेसी देते हो तो आप डायरेक्टली यहाँ से बेस्ट स्कोर भी निकाल सकते हो। लेकिन देखते हैं बाय डिफॉल्ट ये क्या यूज करता है। बेस्ट स्कोर एंड दिस इज, आई डोंट नो दिस इज, ये एक्यूरेसी है या क्या है, तो इसके बारे में मुझे नहीं पता, वो तो हम देखते हैं अभी। वो डायरेक्ट पहले तो वो तो निकालना, तो टेस्ट तो निकालूं उसका, उसके बाद क्लासिफिकेशन रिपोर्ट आएगी। तो लेट्स सी, यहाँ पे हम std अंडरस्कोर टेस्ट प्रिडिक्ट इज इक्वल्स टू, प्रिडिक्ट करने के लिए RF, वही ग्रिड को प्रिडिक्ट कर सकते हो आप, डॉट प्रिडिक्ट यूज करना है आपने। प्रिडिक्ट करते वक्त आप इसको अपना std x टेस्ट प्रोवाइड करें। नाउ हियर यू कैन सी दैट आपके पास एवरेज एक्यूरेसी कितनी आ रही है, नहीं ये तो प्रिसीशन रेट है, एक्यूरेसी इसमें नहीं है, प्रिसीशन बता रहा है। एक्यूरेसी आपके पास 90, तो कहने का मकसद आपके पास यहाँ पर रिजल्ट्स बेहतर आ रहे हैं। आप इसके अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपने देखा 100 पैरामीटर, मतलब 100 नंबर ऑफ एस्टिमेटर, 1000 नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स के ऊपर आपके पास रिजल्ट अच्छा आ रहा है, लेकिन हमने 500 पे भी रिजल्ट अच्छा देखा है जो 91 के आसपास ही है, तो वो भी इनफ है। ठीक है, 500 पे भी 91 आ रहा है, 1000 पे भी 91 आ रहा है, तो 500 पे भी अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो 1000 की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कहने का मकसद आप इसके अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स यूज कर सकते हो, आप चाहे और भी नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज कर सकते हैं। जहां मैंने 200 से स्टार्ट किया, फिर 300 प्रोवाइड किया, 400 प्रोवाइड किया, 500 प्रोवाइड किया, 1000 प्रोवाइड किया, आप चाहो तो इसको चेंज कर दो, 500, 1000, 2000 ऐसे प्रोवाइड करो। बट रिमेंबर वन थिंग, जितने ज्यादा पैरामीटर्स होंगे इट विल टेक टाइम, क्योंकि वो हर एक को रिपीटेडली चेक कर रहा है। ठीक है, प्रिडिक्ट भी कर रहा है, वैलिडेट भी कर रहा है, परफॉर्मेंस भी चेक कर रहा है, उसके बाद काम हो रहा है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसमें कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन यू मे आस्क, अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो। थैंक यू।